कभी कभार बिहार बोर्ड और आगे का जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें पूछ देता है, खास करके बिहार बोर्ड तो इस टॉपिक से एक क्वेश्चंस या 2 क्वेश्चंस इसमें से पूरे ऑल ओवर में से पूछता ही है। तो आज ये केवल हम कूलम्ब्स लॉ पे बात करेंगे। देखिए कूलम्ब्स लॉ क्या करता है, कूलम्ब्स लॉ कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बताता है, ठीक है ना। जैसे कि 2 फोर्स के बीच, पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाला रिपल्सिव फोर्स या अट्रैक्शन फोर्स कितना होगा, इन्हीं के बारे में बताया है कूलम्ब्स जी। ठीक, क्या बताया भाई, तो देखिए बताया है कि देखिए द फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट, चाहे वो रिपल्सिव हो चाहे वो अट्रैक्टिव हो, है ना। अगर दोनों सेम नेचर का होगा तो रिपल्सिव होंगे, अगर दोनों अपोजिट नेचर का होगा तो अट्रैक्टिव होंगे, है ना। वो बात अलग चीज है, लेकिन 2 पॉइंट चार्ज होगा, इंटरेक्शन हो रहा है उसमें, एनी 2 पॉइंट चार्ज के बीच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज, यानी कि दोनों के चार्ज के गुणनफल के सीधा समानुपाती होगा। और दूसरा स्टेटमेंट है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। जैसे देखिए हम थोड़ा सा अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है प्लस Q1 चार्ज, और एक दूसरा मान लेते हैं प्लस Q2 चार्ज, ठीक। दोनों सेम नेचर का चार्ज है, और ये इन दोनों के बीच का अगर हम डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा क्या चीज, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस मान लेते हैं R है, ठीक। तो इन पे दोनों फोर्स लगेंगे। अब फिक्स मतलब सेम नेचर का फोर्स है, सॉरी चार्ज है, तो ये दोनों अपोजिट फोर्स लगाएंगे, तो ये इधर और ये इधर, ठीक। दोनों अलग अलग दूर भागेंगे। तो पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन है फोर्स बराबर कि ये चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा उसके गुणनफल के सीधा समानुपाती होगा। पहला स्टेटमेंट है Q1 इंटू Q2, ठीक। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि फोर्स इस R के वर्ग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक। ये दूसरा स्टेटमेंट है। बस इन दोनों को आप कंबाइन कीजिए तो हमको एक कंडीशन निकल के आता है। जैसे कि अगर हम दोनों को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 अपॉन Q2 बट्टा में R², ठीक। यही हो गया। अगर ये प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटता है तो कांस्टेंट आता है, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R², ठीक। यही होता है कूलम्ब्स का लॉ, ठीक। बहुत इजी था। कूलम्ब्स ने 2 स्टेटमेंट दिया। पहला बोला है कि दोनों भी चार्ज के मैग्नीट्यूड के गुणनफल के सीधा समानुपाती होगा। दूसरा स्टेटमेंट है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा इसके वर्ग का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि विथ कर्मानुपाती होंगे। हाँ, इन दोनों इक्वेशंस के हम कंबाइन कर दिए तो हमारे पास ये निकल के F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R²। ये K मीडियम, इन दोनों के बीच के मीडियम पर निर्भर करता है, ठीक। देखिए जैसे कि अगर हम बात करें तो अभी हम तुम लोग उस पीछे वाला स्लाइड में था, K बराबर निकला था, सॉरी K बराबर नहीं, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R², ठीक। ये था। अब इसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड डायरेक्ट पूछ देता है। जैसे K का वैल्यू तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट इसको माना जाता है K को, ठीक। और वो इसका वैल्यू होता है 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और देखिए इन ऐसा सिस्टम में इसका अगर हम मान 4 पाई सब का मान भरे, एप्सिलॉन नॉट का मान भरे और उसका कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग को मिलता है, याद रखने वाली बात होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ठीक। और अगर हम CGS सिस्टम में बात करें तो इसका K का मान होता है 1। और इसमें से भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास ये आ जाता है एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू। तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, इसको कहते हैं फ्री स्पेस का परमिटिविटी होता है। इसका वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर बट्टा में न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक। तो यही था पूरे कूलम्ब्स लॉ। तो अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये VVI होगा मेरे ख्याल से, ये 2026 के लिए अभी हम बोल देते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, तो हम ना इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी पता करते हैं, ठीक। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई फोर्स है, पॉइंट चार्ज। देखिए हमेशा कूलम्ब्स लॉ पॉइंट चार्ज पे ही अप्लाई होता है। ये हमें एक बार ये भी पूछ दिया था
और वह स्टैटिक्स चार्ज के लिए यानी रुका हुआ चार्ज के लिए यूज होता है, यानी कि चार्ज अगर बाहरी करेंगे तो वो कूलम्ब्स लॉ नहीं अप्लाई होता है। ठीक, ये ध्यान रखना है। तो मान लेते हैं ये पॉइंट चार्ज जिसका नाम है हम ले लेते हैं Q1 चार्ज, और एक पॉइंट चार्ज और हम ले लेते हैं जिसका नाम दे देते हैं Q2 चार्ज। ठीक, अब एक हम ओरिजिन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमको पता चले कि हम लोग जो काम करें वो कहाँ से। ये हो गया। मान लेते हैं इसका जो डायरेक्शन होगा वह ओरिजिन से R1 वेक्टर, और इसका जो होगा वो ओरिजिन से R2 वेक्टर। ठीक, अब देखिए मान लेते हैं इन पे जो ये दोनों पॉजिटिव नेचर का चार्ज है, मान लेते हैं 1 सेकेंड के लिए, तो इस पे जो फोर्स लगेगा इस पे पहला के कारण इस पे F2 पे, तो इसको हम लोग दिखाएंगे ऐसे, इस चार्ज की वजह से इस पे लग रहा है, तो ये चार्ज मान लेते हैं 2 है और लग किसके वजह से रहा है 1 के लेकर के। ठीक, अगर हम इस चार्ज के लिए बोले तो इस पे किसके वजह से फोर्स लगता है F1 2, यानी पहला फोर्स पे जो लग रहा है वह किसके कारण, दूसरा फोर्स के कारण। ठीक, अब हम अगर डॉट डॉट से इसको क्या करें मिला दे तो ये हो गया। अब देखिए अब हुआ क्या कि अगर हम बात करें इस डिस्टेंस की वजह से, तो लगा किसके वजह से, तो ये लगा है, इसको हम कह देंगे R12 पे लगा है ना, तो R12 वेक्टर। ठीक ना, इस डायरेक्शन में लगा है तो, और इधर भी, तो इधर से अगर हम इधर चलेंगे Q1 से Q2 के तरफ चलेंगे, तो अगर हम इसको ड्रॉ करें फिगर से समझना थोड़ा आसान होता है और इस चीज़ को इजी में समझा जाता है। अगर हम Q2 से Q1 के तरफ जाएंगे तो किधर से किधर जा रहे हैं, R21 से के तरफ। ठीक, ये हो गया, यहाँ तक डॉट खत्म। अगर हम इस फोर्स के वजह से हम अगर कैलकुलेट करें F12 तो हमारे पास क्या होगा Q1 Q2 अपॉन R, और डिस्टेंस देखिए किधर से जा रहे हैं F12, तो इधर होगा, इधर चल रहे हैं, तो हम लोग कौन सा डायरेक्शन लगे, ये वाले, तो R21 का होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर आता है। और देखिए डायरेक्शन में भी तो हमको लेना पड़ेगा ना, डायरेक्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमको डायरेक्शन निकाल के यूनिट वेक्टर यूज करते हैं। तो इसके लिए हम लोग जो लेंगे R21, क्योंकि उधर जा रहे हैं। ठीक, ये हो गया। अगर हम इधर से चले आप फोर्स 21 पे 21 इधर से जा रहे हैं ना, इधर से इस वाले डायरेक्शन की ओर देखिए, इधर से इधर चल रहे हैं 1 से 2 की तरफ। ठीक, तो हम लोग जो लेंगे Q1 Q2 अपॉन में R12, क्योंकि इस डायरेक्शन में आ रहे हैं ना, इस फोर्स की तरफ आ रहे हैं, R12 का होल स्क्वायर। ठीक, और अगर हम इसके लिए यूनिट डायरेक्शन दिखाने के यूनिट वेक्टर यूज करते हैं तो ये हो जाएगा R12 का। ठीक ना, अब अगर हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो इसके लिए ट्रायंगल ऑफ वेक्टर फॉर्म का यूज करते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेट आप करेंगे और ध्यानपूर्वक देंगे। देखिए अगर हम, तो अब हमको R21 कैलकुलेट करना पड़ेगा और R12। तो देखिए इस वेक्टर एडिशन के तरफ चलेंगे, वेक्टर के तरफ, तो अगर हम इधर से चलें R1 R12 और रिजल्टेंट में हमको क्या मिलेगा, क्योंकि अपोजिट साइड हो जाएंगे ना, ये एक अरेंज साइड होगा ये और इसके अपोजिट ये हो जाएगा ये वाला साइड, तो R1 प्लस में R12 बराबर में R2। ठीक ना, तो ये देखिए क्या होगा R1 वेक्टर प्लस में R12 वेक्टर और बराबर में R2 वेक्टर। अगर हमको R12 यहाँ पर निकालना होगा R12
तो क्या हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस में R1 वेक्टर। ठीक, ये निकल गया। अब हमको इसके अपोजिट साइड चलना है, 1 2 के लिए निकालेंगे। तो 1 2 देखिए इधर से चलेंगे तो R2 इधर से ये वाला साइड ये वाला, और रिजल्ट में हमको ये मिलेगा। तो इधर से R2 वेक्टर इधर, फिर R21 वेक्टर, और रिजल्ट में R1 वेक्टर। अगर यहाँ से कैलकुलेट करें R21 कैलकुलेट करें तो क्या होगा R1 वेक्टर, ये इस तरफ जाएगा तो माइनस R2 वेक्टर। अब हम इसको कहाँ उठा कर रख देंगे, अगर हम रखना चाहते हैं तो इस वाले को हम रख देंगे यहाँ पे, तो हमको सारे चीज़ मिल जाएगा। तो यही होता है हमारे पास जो रिजल्ट आया है, इसको अगर हम लिखना चाहें, ये इसका वैल्यू यहाँ उठा कर रख देंगे, इसका वैल्यू यहाँ उठा कर रख देंगे, तो बात बराबर हो जाएगा। तो यही होता है वेक्टर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन। ठीक, तो आज के